हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस दीवाने विद्याकुल में। आप सभी को पता है आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सेकंड, जिसमें आज हम बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मुझे आप सभी ये बता दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, और मुझे सबसे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने इससे पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक करते रहिए, और यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। और फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, गुड इवनिंग रेशलर के, गुड इवनिंग आरजे लवली, गुड इवनिंग वीरेंद्रा, गुड इवनिंग राहुल कुमार, अमन सिंह, सबको गुड इवनिंग। गौरव लखेड़ा, गुड इवनिंग। ठीक, चलिए अब जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए, और फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले चैप्टर में आप देख ही रहे थे कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर लगभग 1.7 बिलियन जीव पाए जा रहे थे, जिनको पढ़ना एक साथ हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इनका वर्गीकरण करना स्टार्ट कर लिया था, ताकि हम वर्गीकरण क्यों करते हैं, किसी भी जीव के अध्ययन को सरल करने के लिए। चाहे हम प्लांट्स की बात करेंगे, चाहे हम एनिमल्स की बात करेंगे, हम उनका अध्ययन तभी कर सकते हैं जब उनका वर्गीकरण किया गया हो। क्लियर सबको इतनी बातें? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग गिवर, गुड इवनिंग हरजी, सूरज, तनु सक्सेना, क्वीन, नवीन कुमार, हरिओम, राहुल, सबको गुड इवनिंग। मोहित, लिंक को शेयर करिए, सारे बच्चे जुड़ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा ये डायग्राम, अपने दिमाग में याद रखना, कुछ है इसके अंदर जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर याद रखेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दे सकती हूँ कि यहाँ पर 5 जगत बने। क्लियर? लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद देखना है। आते ही क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है? महिमा कुमारी का क्वेश्चन नहीं, क्वीन का क्वेश्चन है। एकदम आते ही क्लास में बने रहो, फिर क्वेश्चन करते रहेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, लगता है जीव जगत का वर्गीकरण। आज की क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया गया है, ताकि हम इनका अध्ययन आसानी से कर सके। और एक बार अगर वर्गीकरण हो गया तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आप जीवों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करके अध्ययन आसानी से कर सकते हो। क्लियर? ठीक, चलिए घीवर कह रहे हैं आज ये क्लास नहीं था, आज 11th क्लास है, चैप्टर 2 जो कि जीव जगत का वर्गीकरण है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, आज 11th क्लास है आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संख्या सिर्फ बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। चलिए देखेंगे, सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण का प्रयास करा। ये हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके थे। आज थोड़ा सा यहाँ पर हैंग भी हो रहा है बोर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। सभ्यता के प्रारंभ से, पुराने टाइम से ही सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह, चलिए इसको पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का, उसके बाद हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का पहले, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम पर्पस से भी। तो आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर में एक एक बात जो मैं आपको बताऊंगी आपको अपने दिमाग में याद रखना है। उससे पहले मैं आप सभी को मिला देती हूँ हमारी चीची से। अब ये आज की स्लाइड में आपके साथ रहेगी। ठीक है, तो सब इसको हेलो जरूर कर देना। आज ये बेचारी थकी की ही नहीं, लगी रहेगी चीची करने में। क्लियर? ठीक, ठीक, चलिए अब ओवरव्यू लेंगे हम अच्छे से। तो यहां पर देखिए क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमने
जीवों को उनको गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना है। जीवों को क्या करेंगे? जीवों को उनके गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत। ठीक है, यहां पर आप देखोगे अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने दिमाग लगाए और उस आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। तो इसमें आपने ये पढ़ना है, एक पढ़ोगे आप द्विजगत प्रणाली और एक पढ़ोगे पांच जगत प्रणाली। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो आप? ओवरव्यू लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर का। किसी भी चैप्टर को जब भी आप शुरू करो तो पहले उसका ओवरव्यू ले लो कि आखिर उसके चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ना है। द्विजगत प्रणाली पढ़ोगे और दूसरी आप पढ़ोगे पांच जगत प्रणाली। ठीक है, क्या पढ़ोगे? पांच जगत प्रणाली या पद्धति भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब पांच जगत प्रणाली के अंदर आप पढ़ते हो यहां पर क्या? पांच जगत के बारे में, कौन कौन से जगत है इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा हो गया, क्या हो गया? आज कुछ गड़बड़ चल रही है। ठीक है, पांच जगत के बारे में पढ़ोगे। चलो, कौन कौन से होंगे वो? मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जिसे आप प्लांटी बोलोगे, ठीक है, और एनिमेलिया। ये पांच जगत आपने पढ़ने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। पांच जगत प्रणाली के अंदर आपने ये पांच जगत को पढ़ना है। क्लियर इतनी बात? उसके बाद आप क्या पढ़ोगे? कुछ ऐसे वर्ग भी है जिसे अलग रखा गया, उनको इन पांच जगत में ना रख करके एकदम पृथक कर दिया गया है। उसमें आप देखोगे किसके बारे में? वायरस, वायरॉइड, ठीक है, और लाइकेन के बारे में देखोगे। इनको, इन विचारों को जगह ही नहीं मिली है इस पांच जगत प्रणाली के अंदर, इसलिए आप इसका अध्ययन अलग से करते हो। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि किस किस को चैप्टर का ओवरव्यू पता चल गया है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, पांच जगत प्रणाली में आपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे आप? क्या हो रहा है? ये ब्लैक बोर्ड को आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। ये इस चैप्टर में आपने मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है और फंजाई के बारे में पढ़ना है। इतनी बात क्लियर? और उसके बाद जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम पूरे प्लांटी जगत के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट पढ़ने। इतनी बात क्लियर? सबको पता चल गया क्या क्या ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का? बताइए। तनु सक्सेना, आपको थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा। किस लिए? टाइम टेबल को देखने के लिए। बस अल्टरनेट कर्मों में होती है मेरी क्लासेस। बताइए, ओवरव्यू किस किस को क्लियर हो गया है? 11th क्लास चलती है, देखो याद रखो 11th क्लास और 12th क्लास का मैं फिर से बता देती हूँ, जो जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 12th क्लास मेरी चलेगी मंडे को, क्लियर, फिर ट्यूसडे को 11th, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी कि 11th क्लास आपकी चलती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, और 12th क्लास चलती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। क्लियर हो गई है? लवली जी, गुड इवनिंग। हो गया, सुन लिया मैंने, गुड इवनिंग। शिवाजी शुक्ला, गुड इवनिंग। चलिए अब लिंक को शेयर कर दिए ताकि सारे बच्चे हमारे साथ आ जाइए। वीरेंद्र को आपको क्लास को ज्वाइन करना, देखो नोट्स आप खुद बनाने की कोशिश करो। आपको क्लासेस दी जा रही है, समझ में आ रहा है, आप अपने मन से नोट्स बना सकते हो। क्लियर? ठीक, चलिए प्रीतम ने ऐसे थम्स अप करके बता दिया है कि यहाँ पर क्या समझ में आ गया कि हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन पूछ रहे सारे के सारे। अभी जो पढ़ा रही हूँ लास्ट में अपने क्वेश्चन रखना, अभी पढ़ लो, उसके बाद मैं सबके आंसर दूंगी। ठीक है? हाँ, मेंटी वेंटी सबके बारे में लास्ट में बताती हूँ मैं। ठीक, तो इस चैप्टर में आपने ये पढ़ना है।
अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जीवों को उनके गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसे पढ़ेंगे। किस किस वैज्ञानिक ने अपना योगदान दिया था और क्या क्या उनके वर्गीकरण किस किस आधार पर फेल हो चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेंटी की बात शाम बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। चीची घूम रही है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अरस्तु नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से जीवों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो यहां पर पहला पॉइंट आ जाएगा किसका? वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर। वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर जो वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक थे? अरस्तु जी थे, ठीक है। और इंग्लिश में इसको अरिस्टोटल लिखते हैं, इतनी बात भी ध्यान रखनी है। जो अरस्तु वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? दो भागों में डिवाइड करा था। क्या कहा था इन्होंने? प्लांटी, इनको सिर्फ इन्होंने प्लांटी और एनिमिलिया कहा था, लेकिन इनके पीछे अभी तक जगत नहीं लगेगा, इतनी बात ध्यान रखना। इन्होंने दो वर्ग बना दिए कि एक को क्या होंगे, जो पेड़ पौधे होंगे उन सभी को प्लांट जगत में रख देते हैं और दूसरे वाले को एनिमिलिया में रख देते हैं, ठीक है। एनिमिलिया। अब पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु ने प्लांट और एनिमल को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो यहां पर जो आधार था वो था कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के आधार पर इन्होंने क्या किया? इनको वर्गीकृत किया, कोशिका भित्ति। तो उन्होंने देखा कि प्लांट्स में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अगर एनिमिलिया की बात करेंगे तो इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस आधार पर इन्होंने पहला वर्गीकरण करा। इतनी बात क्लियर? ठीक है। जो ये वर्गीकरण कहलाया, ये कहलाता है वैज्ञानिक मापदंड। इतनी बात क्लियर? ठीक। इसके बाद ध्यान रखोगे, इन्होंने प्लांटी को भी फिर आगे चल करके फिर से वर्गीकृत किया। जब इन्होंने आसपास देखा कि यार यहाँ पर प्लांट्स भी तो अनेक प्रकार के हैं, कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ झाड़ी के रूप में प्लांट्स हैं और कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं, तो इन्होंने फिर से प्लांटी को फिर से वर्गीकृत करके 3 भागों में वर्गीकृत किया। वो भाग कौन कौन से थे? ध्यान रखोगे आप सभी, वो 3 भाग थे। एक तो थे पौधे, ठीक है, दूसरे थे साख, साख यानी कि झाड़ियां, और तीसरे थे पेड़। तो इन 3 भागों में इन्होंने वर्गीकृत किया। इतनी बात क्लियर? उसके बाद फिर आगे आ जाते हैं। एनिमिलिया की बात करें तो इन्होंने एनिमिलिया को वर्गीकृत किस आधार पर करा कि इनके शरीर में जो रक्त पाया जाता है उस कलर के आधार पर। जिनके शरीर पर क्या था? 2 भाग थे। कौन कौन से? एक वो भाग जिनमें लाल रक्त पाया जाता है, एक वे जीव रखे गए, दूसरे जीव जिनमें लाल रक्त अनुपस्थित था। तो यहां पर क्या हो जाएंगे? दूसरे जीव कैसे थे? लाल रक्त अनुपस्थित। ठीक। इतनी बात किस किस को क्लियर हुई? वैज्ञानिक मापदंड। बताइए जल्दी जल्दी, इसमें किस किस को क्लियर हुआ? वैज्ञानिक मापदंड से जो अरस्तु वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 प्रकार से वर्गीकरण किया, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। फिर उन्होंने देखा कि प्लांटी भी क्या होते हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित हो सकते हैं। कुछ छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियां होती है और कुछ बड़े पेड़ पौधे होते हैं। इतनी बात क्लियर? एनिमल को उन्होंने किस टाइप में डिवाइड करा कि उनके रक्त के रूप में, यानी कि उनका रक्त अगर लाल कलर का उनको अलग रख दिया, और दूसरे जो कैसे थे जिनका रक्त लाल कलर का नहीं था उनको अलग कर दिया। क्लियर? ठीक। सब कह रहे क्लियर? ठीक। अब देखो क्या होता है आगे चल करके। ये तो वैज्ञानिक मापदंड था, पहला वैज्ञानिक मापदंड। दूसरा आया हमारी द्विजगत प्रणाली, द्विजगत पद्धति या प्रणाली, ठीक है। इसके जो वैज्ञानिक थे वो थे कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस कौन थे? आप सभी को पता है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। कैरोलस लीनियस जी थे, ठीक है, कैरोलस लीनियस थे। इन्होंने आगे चल करके यहां पर इन्होंने जो प्लांटी और जो एनिमिलिया है ना, इनको नाम दे दिया। क्या दे दिया? कि ये जगत कहलाते हैं, संघ यानी जो जगत कहलाते हैं, यानी कि किंगडम कहलाए। क्लियर? तो इन्होंने यहां पर क्या करा? द्विजगत जो पद्धति दी थी उसको 2 भागों में विभक्त करा। वो द्वि पद्धति कौन कौन सी थी? एक थी आपकी क्या? प्लांटी जगत। अब यहां पर इनको जगत नाम दे दिया गया,
ठीक है, क्योंकि प्लांटी जगत के अंतर्गत भी बहुत सारा वर्गीकरण किया गया। उसके बाद दूसरा जो था वो था एनिमेलिया जगत। बताइए, इतनी बात क्लियर? वैज्ञानिक आपको नाम याद रखने हैं, बहुत इजी वे बता रही हूं आपको याद रखने का। क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद आपको देखो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आई थी तीन जगत प्रणाली, यानी कि तीन जगत पद्धति आई थी इसके बाद। ठीक है, तीसरा क्या था? तीन जगत पद्धति। वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। वैज्ञानिक जो थे वो थे अर्नेस्ट हिकल। ठीक है, या आप हिकल बोलो या हैकल बोलो, हिकल जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हिकल, इन्होंने 1866 में तीन जगत प्रणाली दी, अर्थात उन्होंने इन दोनों जगत में एक नया जगत जोड़ दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो यहां पर तीन जगत कौन कौन से हो गए? फिर प्लांटी जगत तो था, ठीक है, प्लांटी जगत, एनिमेलिया जगत, ठीक है, और तीसरा जो नया जगत आया था वो था प्रोटिस्टा। इतनी बात क्लियर? सबको क्लियर? ठीक। इसके बाद वेरी गुड, किसी का आंसर भी आया, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? ये लवली, सही नाम है ना? हाँ देखो नाम याद है मुझे, तो लवली का आंसर आया, वेरी गुड। देखो उसने फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बता दिया। ठीक है, मोस्टली बच्चे कह रहे अर्नेस्ट हिकल जो थे वो किसके नाम थे? तीन जगत पद्धति थी उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कर दिया? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। क्योंकि क्या दिख रहा है, ये वर्गीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि इनमें सब में विभिन्नताएं नजर आने लगी। प्लांट्स थे उनको भी आगे वर्गीकृत किया, फिर एनिमल्स दिखे। अब एनिमल्स में कुछ तो ऐसे एनिमल्स थे जो प्रकाश में रह सकते थे, कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनमें कोशिका भित्ति अलग थी, किसी में जो पोषण का आधार था वो अलग था। इस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया। जितने ज्यादा हम गुणों को देखते रहेंगे उतना ज्यादा हम वर्गीकरण करते रहेंगे। जैसे कि आप क्लास में देखते हो, आपके टीचर्स नहीं तो आप खुद ही देख लेते हो, आप अपने मन में ही बना लेते हो कि क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे नंबर ला रहे हो तो आप उनको टॉपर चिढ़ाने लग जाते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे बैठे रहेंगे तो आप उसको क्या कह लेते हो कि तो बैक बेंचर है। और जो मिडिल के बच्चे हो तो आप उनको बोलते हो जो एक्टिविटी भी कुछ नहीं करते, वो ऐसे बस अपना क्लास में चल रही है क्लास तो लेंगे, नहीं चल रही है तो घर चले जाएंगे। तो वो अच्छे बच्चे होंगे, उनको आप बोलोगे तो सो ही रहते हैं क्लास में। ऐसे वर्गीकृत खुद ही कर लेते हो ना आप। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ विभिन्नताएं दिखनी स्टार्ट हुई। हर जीव को देखा गया, दो जीव के बीच में विभिन्नताएं देखी। अच्छा, इसकी कोशिका भित्ति ये है, इस चीज की बनी है, और इसकी इस चीज की बनी है, तो इसको फिर अलग कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके वर्गीकरण किया गया, बल्कि कि इनमें भेदन करना स्टार्ट कर दिया गया। क्लियर इतनी बात? जैसे कि आप गोभी को देखते होंगे तो गोभी भी एक प्रकार की थोड़ी भी होती है। गोभी कितने प्रकार की होती है? फूल गोभी होती है, बंद गोभी होती है, ब्रोकली होती है, इतनी सारी गोभियां दिखती है। तो ये क्या हो गया? अलग अलग वर्गीकृत हो गया। क्लियर इतनी बात? हाँ, एक्स्ट्रा माइंड करके, कमल सिंह तो एक्स्ट्रा माइंड करके चिढ़ाते हैं, अच्छी बात है। पहला क्लास है आपका, पहला क्लास होगा, चंदन का पहला क्लास है। अच्छा, चीची उड़ रही है, हाँ वो चीची इसलिए लेके आई हूं, अब वो चीची उड़ती रहेगी बस। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई सबको? गुड। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आई थी पांच जगत प्रणाली, जिसमें क्या हो गए? अच्छा नहीं, अभी तो तीन जगत है ना, अभी तो चार जगत प्रणाली भी आएगी भाई। कलर ठीक, फिर आई हमारी चार जगत प्रणाली। ठीक है, चार जगत पद्धति, इसे दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, कोपलैंड ने इसको दिया था, चाहो तो इंग्लिश में लिखो। ठीक है, कोपलैंड ने दिया था। अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने प्रोटिस्टा के साथ साथ एक और जगत को ऐड कर दिया जिसे हमने कहा मोनेरा जगत, जो कि मोनेरा जगत सबसे बड़ा जगत भी कह सकते हो आप। ये भी कह सकते हो कि ये जगत मरता भी नहीं है, बहुत लंबा चलता रहेगा। बैक्टीरिया वगैरह देखिए
इतने सारे बैक्टीरिया आपके आसपास हर जगह मौजूद होंगे। तो यहाँ पर एक नया जगत ऐड हुआ था, वो क्या कहा? मोनेरा जगत कहा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जगत, जो 4 जगत प्रणाली थी उसमें चौथा जगत जो ऐड हुआ था वो कौन सा हुआ था? प्लांटी तो आ गया, ठीक है, ये दिया उन्होंने। फिर एनिमिलिया, उसके बाद क्या आया? प्रोटिस्टा, और उसके बाद कौन आया? मोनेरा। तो ये 4 जगत प्रणाली इसके अंतर्गत आई जो कि कोपलैंड ने दी थी। क्लियर इतनी बात सबको? ठीक है, आप शेयर भी करते रहिए। अभिनव, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। ठीक, चलिए, हाँ कोपलैंड बिल्कुल सही है। लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिए क्योंकि बच्चों की संख्या कम दिख रही है। 11th क्लास के बच्चे ही कम रहते हैं शायद। ठीक, चलिए 4 जगत प्रणाली की बात हुई। इसके बाद अब देखिए इन सारे जगतों में कुछ ना कुछ कमियां रही है, बहुत सारी कमियां रही है। अब देखो, जैसे कि हम बता सकते हैं कि इनमें कमियां क्या क्या थी। कमियों के बारे में हम बात करेंगे तो कमियों की बात में हम देखते हैं अलग अलग कमियां रही थी। अगर द्वितीय जगत की बात करते हैं, जब हम द्वितीय जगत की बात करें तो इनमें कमियां क्या रही? अब यहां पर मैंने बात करी कि प्लांटी जगत की बात करें और एनिमिलिया को हमने अलग कर दिया, लेकिन एनिमिलिया में बहुत सारे ऐसे जीव होंगे जिनमें संरचनाएं अलग होगी, जिनमें कोशिकाएं क्या होंगी? संरचनाएं अलग होगी। यानी कि कुछ एक कोशिका जीव होंगे, कुछ बहुकोशिकीय जीव होंगे, तो फिर उनको कैसे अलग करेंगे, है ना? तो इसलिए ये जगत क्या हो गया? फेल हो रहा था, क्योंकि इनमें क्या है, यहाँ पर अगर कोशिका संरचना की दृष्टि से देखेंगे, पोषण की दृष्टि से देखेंगे, तो यहाँ पर इनमें विभिन्नताएं दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर कमियां भी अलग अलग प्रकार की थी, उसके बारे में ध्यान रखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको चाहिए होगा। श्याम शर्मा, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। हाँ, याद भी रखना है आप सभी को। आप सभी को पता है कि संडे को 5 जून याद होगा, रात 8 बजे आपका मेंटी क्विज होने वाला है, जिसमें कि आपको फोन मिलने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है क्लासेस को, क्योंकि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन उठ करके वहां पर डाल दिया जाएगा। तो 12th क्लास के सारे बच्चे ही तैयार रहेंगे अपनी क्लासेस के लिए। हाँ, आज का टारगेट बिल्कुल राहुल कुमार करिए आगे। कोई बात नहीं, कौन है ये? पम्मी शर्मा, कोई नहीं, लेट नहीं होना है, ठीक है? तो फोन का आपको ध्यान रखना है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सहेलियों से शेयर कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहूंगी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर मेंटी खेल करके क्या करना है? फोन को ले लेना है। क्लियर? ठीक है। और 12th क्लास, जहां पर तो अभी 11th क्लास के बच्चे, लेकिन आपको अपने भाई बहनों से शेयर करना है कि भैया 12th क्लास का फोन वाला वो होने वाला है क्विज, तो जल्दी से पहुंच जाना शाम 8 बजे, रात के 8 बजे, ठीक है? मेंटी क्विज के लिए। क्लियर सबको? वीडियो नहीं मिलता है राइटिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद देखेंगे, ठीक है? वीरेंद्र को अगर वहां पर वापस देखो, जब संख्या बढ़ जाएगी ना, सर ने आपको लास्ट टाइम में केमिस्ट्री के लिए 200 लाइव लाने के लिए कहा था सबके लिए, तो वहां पर फिर भी आपको पीडीएफ नोट्स मिले थे। तो ऐसी क्लासेस की जब संख्या बढ़ती है तो फिर प्रेशर आ जाता है कि अब नोट्स देना स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चों की जितनी ज्यादा मांग होगी उतनी ज्यादा उसको जल्दी पूरा किया जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो फिर वो नोट्स भी आपको तभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, एटीक्यू, इतनी बात आप सभी को क्लियर है? आप सभी इसमें क्या ले सको? स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है? अब इनकी कमियां क्या रही थी? द्विनाम पद्धति की मैंने आपको कमियां बता दी कि इसमें एक तो कोशिका, हम कह सकते हैं कोशिका संरचना में यहाँ पर इनको अलग नहीं कर सकते। एक कोशिका जीव को अगर हमें रखना होगा तो कहाँ रखेंगे? यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही जगत बने, कहाँ रखोगे फिर? हाय, पता ही नहीं। अगर इनके पोषण की बात करें तो इसमें तो कुछ स्वपोषी होंगे, कुछ परपोषी जीव होंगे, उन्हें कहाँ रखोगे? वो भी पता नहीं है, ठीक है? और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की बात करेंगे, वो भी पता नहीं कि कहाँ रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 5 जगत प्रणाली आई, जिसमें ये सबका समाधान लाया गया। तो 5 जगत प्रणाली फिर यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। 5 जगत पद्धति, वर्गीकरण की कौन सी पद्धति?
पांच जगत पद्धति, ठीक है, जिसे आपको दिया था RH व्हील टेकर ने। किसने दिया था? RH व्हील टेकर। इतनी बात आप सभी को याद रखनी है, किसने दिया था? RH व्हील टेकर को। ले, ठीक है। आईफोन तो अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में क्या पता मिल जाए। बच्चों का अगर प्यार ऐसे ही बना रहा तो फिर आईफोन भी आएगा आपके लिए, लेकिन उसके लिए फिर यही थोड़ी भी कि 37 बच्चे यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं। 500 से ऊपर जब लाइव आएंगे या 1000 से ऊपर जब लाइव आएंगे ना, तो फिर आईफोन का रखा जाएगा। तो वो मेहनत आपने करनी है शेयर करने की। क्लियर? और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये इसी संडे हो रहा हो, आने वाले टाइम पर बहुत सारे ऐसे क्विज होंगे, बच्चों की डिमांड में होंगे, हमारी डिमांड में होंगे, और फिर आगे चल करके आपको ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिसमें आप अपने फोन को जीत सकते हो। फोन क्या, कुछ अच्छे अच्छे तोहफे भी मिल सकते हैं, इसलिए आपको अधिक से अधिक शेयर करना है। RH व्हील टेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। 5 जगत प्रणाली क्या थी? आपको इसको अच्छे से याद रखना है। किस तरीके से? MPF। अब इसकी ट्रिक कुछ बना सकते हो आप, ठीक है। P और A क्या बनाई थी? कुछ भी बना सकते हो। M से क्या होगा? मोनेरा, ठीक है। फिर P से होगा प्रोटिस्टा, F से होता है फंजाई। ये देखो आज ना बोल्ड कुछ, या तो बोल्ड कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं जो लिख रही हूं उसको काट दे रहा है, मैं ही गलत पेन पकड़ रही हूं। प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर आता है प्लांटी जगत, उसके बाद आता है एनिमिलिया। बताओ, इतनी बात क्लियर? ट्रिक बनाओ जरा कुछ भी। क्या बना सकते हो? मैंने पेपर फाड़कर पेड़ पर आ गई। इतना गंदा सा कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, कुछ भी अपनी मर्जी से बना दोगे। चलिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर जो 5 जगत प्रणाली दी थी वो RH व्हील टेकर ने दी थी। तो इसके आधार पर आप अलग अलग तरीकों से आप देखोगे कि हर जीव के अलग अलग गुण हैं। उस आधार पर हमने इनको 5 जगत में वर्गीकृत किया। उन गुणों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। क्या क्या गुण थे जिस आधार पर हमने मोनेरा को अलग रख दिया, प्रोटिस्टा को अलग रख दिया। सॉरी, यहाँ पर फंजाई होगा, ठीक है। ये फंजाई है। हाँ मैम जी, क्या कर रहे हो? फंजाई। इतनी बात क्लियर? संख्या बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। भाई की बहन को वेलकम आज की क्लास में। फोन जीतने के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे कल का? अपने सर का देखो, सर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और फिर भी बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं। कल शाम रात को 10 बजे आए थे ना सर, वो वाली वीडियो देखना, फिर पता चल जाएगा। आपको चैप्टर भी बता रखे हैं उस वीडियो में कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और उसके लिए शॉर्ट वीडियो आज सुबह सर लेके आए थे ना, जीके सर ने आपको केमिस्ट्री की क्लास दी थी। और 12th के जितने भी बच्चे, आपको याद रखना है कल मेरी 1 शॉर्ट वीडियो आने वाली है जो चैप्टर आपका मेंटी क्विज में आने वाला है। तो कल सबके सब तैयार हो जाना, खाना पीना खा पी करके, और फिर हम मेंटी क्विज करेंगे अपना, मतलब कि 1 शॉर्ट वीडियो करेंगे उस चैप्टर की, जो भी चैप्टर है। क्लियर? ठीक है। शिखा उमर कह रही है मैंने देखा था, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलिए, साथ ही साथ को आपको शेयर करते रहना है इसको। ठीक, अब मैंने बताया आपको कि आखिर ये 5 जगत को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये देखो आपके लिए प्लांट्स वगैरह लेके तो आए हैं, लेकिन मेरे लिए पेज मिल जाएगा। ये टफी है और ये चीची है, अब अच्छे से दिख रही है। सब एनिमल वगैरह लेके आए हैं। कहाँ गया? चलो आगे समझाती हूँ मैं, ठीक है। पहले द्विजगत के बारे में देख लेते हैं, क्या लिखा है द्विजगत में। देखो, लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी, जिनमें उन्हें क्रमशः प्लांटी यानी कि पादप और एनिमिलिया यानी कि प्राणी
जगत में वर्गीकृत किया। तो आप सभी को पता है यहाँ पर अभी जगत नहीं बोला जाएगा, द्विग जगत प्रणाली में जगत आ जाता है। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। वैज्ञानिक मापदंड की बात करेंगे तो किसने प्लांटी और एनिमिलिया रखा गया था? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, वैज्ञानिक मापदंड से किस वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण किया था प्लांटी और एनिमिलिया में? कमेंट में जिसने आंसर सुना होगा अच्छे से बताएगा। मैं अब आपसे क्वेश्चन करती हूं, थोड़ा क्वेश्चन करोगे तो सही रहेगा। बताइए, रात 8 बजे, संडे रात 8 बजे 5 जून आपको बता दिया गया है। कितने बच्चे है ना, वीडियो नहीं देखनी है पर मैम को परेशान करके पूछते रहना है, बार बार पूछना है, 1000 बार पूछना है। खुद वीडियो नहीं देखनी है, टेलीग्राम ग्रुप में भी नहीं जाना है। डाउनलोड कौन करेगा, इतनी एमबी खर्च करेगा। सोनी पांडे आइए, कैरोलस लीनियस नहीं, वैज्ञानिक मापदंड की बात कर रही हूं मैं। वेरी गुड, यहां पर वही बिसंदियो कुमार, ठीक है, बिसंदियो कुमार ने बताया है अरस्तु। वेरी गुड, उन्होंने बिल्कुल सही बताया। जो भी कैरोलस लीनियस वाले हैं ना, वो उनको मैं बता दूं कि उन्होंने द्विजगत पद्धति दी, लेकिन वैज्ञानिक मापदंड से अरस्तु ने वर्गीकृत किया था। क्लियर? उसके बाद द्विजगत प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें कमियां की बात याद रखोगे। कमियां क्या थी? कोशिका संरचना के आधार पर जीवों को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कोशिका संरचना के आधार पर जीवों को वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का वर्गीकरण नहीं किया गया। देख रहे हो आज क्या हो रहा है ब्लैक बोर्ड में? मेरा पेन गलत चल रहा है या ये गलत चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों को वर्गीकृत नहीं किया गया। ठीक है, साथ ही साथ में पोषण के आधार की बात करेंगे। पोषण के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया। आज ही हो रहा है शायद ये, है ना? लग तो रहा है मुझे कुछ गड़बड़। बताइए, क्लियर इतनी बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सोनी पांडे, बिल्कुल। हाँ भाई, AKIS श्रुति देशमुख जी। अभी चलता है 6 बजे क्लास। तो ये कमियां रह गई थी द्विजगत की, इसलिए फिर आगे चल करके 3 जगत आई। फिर 3 जगत में भी कमियां रह गई, तो 3 कमियां तो आपको मैंने बता दी है। इस पद्धति के अनुसार क्या क्या हुआ था? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में विभाजन नहीं किया गया है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, जो कि कोशिका संरचना की हमने बात करी थी, तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच में विभेद स्थापित करना भी संभव नहीं था। साथ ही साथ में पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। बहुत सारे ऐसे वर्ग थे पादपों के अंदर भी, प्राणियों के अंदर भी, जिनको हम वर्गीकृत नहीं कर पा रहे थे। इतनी बात क्लियर? फिर उसके बाद देखेंगे, इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति क्या थी? अपर्याय सिद्ध हुई। यानी कि इसमें हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला, इसमें आसानी से हम अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही हमें कोई नया प्लांट दिख रहा था तो हम 9 प्लांटों के बीच में विभेद करना असंभव हो जा रहा था, क्योंकि किसी में क्या थी? कोशिका भित्ति रही होगी, किसी में कोशिका भित्ति थी लेकिन वो भी क्या थी? अलग पदार्थ से बनी थी। क्लियर इतनी बात? तो इस तरीके से वर्गीकृत किया गया। अब आगे चलते हैं। फिर आई कौन सी? 3 जगत पद्धति। किसने दी थी? हिकल ने दी थी, याद रखोगे वैज्ञानिक का नाम, और 1866 में दी थी। तो इन्होंने क्या किया था? 3 जगत पद्धति में कौन कौन से समूह आ गए थे?
सबको पता होना चाहिए। एक तो प्लांटी तो रहेगा, प्लांटी जगत, एनिमिलिया, और एक नया कौन सा ऐड हुआ था, प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, तो ये याद रखोगे। क्लियर? इसके बाद फिर आगे चले, फिर कौन सी आई, चार जगत पद्धति। किसने दी थी, कोपलैंड ने दी थी, 1956 में दी थी। तो इन्होंने फिर एक और जगत को ऐड करा, प्लांटी जगत, दूसरा एनिमिलिया, एनिमिलिया जगत, तीसरा प्रोटिस्टा, और एक नया जो जगत था वो कौन सा था, मोनेरा जगत। प्रोटिस्टा और तीसरा जो था मोनेरा जगत। ठीक है, तो यहां पर चौथा जगत एक नया जगत था। तो इन्होंने चार जगत पद्धति दी थी। क्लियर इतनी बात सबको? गुड। अब आगे चलेंगे, फिर आगे चलते, फिर कौन सी आई, इसके अतिरिक्त। अब यहां पर इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की वृद्धि, आवास, प्रजनन की विधि या एक विकासीय संबंध को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, चार जगत प्रणाली आ गई, लेकिन फिर भी उसमें और ज्यादा कमियां दिखने लगी। यहां पर वापस क्या हुआ, पोषण के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया, वो आवास में रह रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया, उनमें क्या उनकी कोशिकीय संरचना उस आधार पर वर्गीकरण नहीं किया। तो आगे चल करके फिर से इनका वर्गीकरण किया गया, जो कि आर.एच. फील्डटेकर ने किया था, जिसको कहा था पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली। तो हमने इसमें देखा पांच कौन कौन सी थी, मोनेरा थी, फिर प्रोटिस्टा थी, फंजाई थी, पादप थे यानी कि प्लांटी, और फिर एनिमिलिया यानी कि एनिमल। क्लियर इतनी बात? चलिए आगे चलेंगे फिर। ठीक, अब आपने देखना है कि पांच जगत प्रणाली को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कोशिका संरचना के बारे में, ठीक है, तो यहां पर से स्टार्ट करते हैं, कोशिका संरचना की बात करिए। कोशिका संरचना, ठीक है, इस तरीके से याद रख लेंगे। कोशिका संरचना में आपको पता है कैसे जीव होते हैं, एक होंगे एक कोशिकीय जीव, ठीक है, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव, तो इन्होंने देखा जो एक कोशिकीय जीव है, अर्थात जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है, उसमें उन्होंने मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा को रख दिया। यानी कि जो मोनेरा और प्रोटिस्टा थे उनको एक साथ रख करके उन्होंने देखा कि ये दोनों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो यहां पर कौन कौन आए, मोनेरा और कौन आए, प्रोटिस्टा आए। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? ठीक है, बहुकोशिकीय की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कौन कौन से आए, यहां पर फंजाई आई, फंजाई जगत आया, और प्लांटी आया, प्लांटी जगत, और एनिमिलिया आया। इतनी बात क्लियर? तो पहला आधार क्या था, कोशिका संरचना। तो ये याद रखोगे कि पहला आधार क्या था, कोशिका संरचना। अब फिर दूसरे में चलते, अब यहां पर कोशिका भित्ति की बात हुई, तो अब इनमें विभाजन करना था, इनका वर्गीकरण करना था। मैंने कहा जितने ज्यादा आप गुणों को देखोगे उतना ज्यादा आपको वर्गीकरण मिलेगा। पहला वर्गीकरण से हमें देख लिया कि यहाँ पर एक कोशिकीय जीव मोनेरा प्रोटिस्टा हो गई, और बहुकोशिकीय जीव में अलग हो गए फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। अब दूसरी बात आई, कोशिका भित्ति की बात आई। जब कोशिका भित्ति को देखा गया तो इसमें पाया गया, हमने क्या पाया इसमें, दूसरा क्या देखा, कोशिका भित्ति की बात करी, कोशिका भित्ति की बात करी, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या पाया गया कि मोनेरा की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इतनी बात क्लियर? तो यहां पर जो कोशिका भित्ति थी इसमें देखा गया कि जो मोनेरा की कोशिका भित्ति थी वो क्या थी, सेलुलोज की नहीं बनी थी। यानी कि क्या लिख दूं मैं, एब्सेंट सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि प्रोटिस्टा की अगर कोशिका भित्ति को देखा गया तो इनमें कुछ कुछ जो जीव थे उनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की पाई जाती है, कुछ जीवों में, ठीक है, और कुछ में नहीं पाई जाती थी सेलुलोज की। तो इसमें क्या थे, सिर्फ कुछ जीवों में ही क्या पाई गई, सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई गई। क्लियर इतनी बात? बताइए। ठीक है, ठीक।
इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया फंजाई की बात। तो फंजाई में जब देखा तो उसमें ना तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति थी, उसमें एकदम अलग से कोशिका भित्ति थी जो कि थी काइटिन की बनी हुई। ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े वाली बात कही है। तो यहां पर किसकी बात आई, काइटिन की कोशिका भित्ति। किसकी बनी थी, काइटिन की। तो इस प्रकार से फिर से ये वर्गीकृत हो गए, सब अलग अलग हो गए। किसी में सेलुलोज की पाई जा रही है, किसी में नहीं पाई जा रही है, किसी में काइटिन की पाई जा रही है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब फिर प्लांटी ग्रुप को देखा गया, जब प्लांटी जगत को देखा गया, यानी कि हम इसको पी से शो करते हैं। ठीक है, फिर पी से शो करा तो हमने देखा कि इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जितने भी प्लांटी जगत में आएंगे उन सब में सेलुलोज की कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। तो इस आधार पर फिर से वर्गीकृत किया। अब फिर एनिमिलिया में जब हमने देखा तो यहां पर तो कोशिका भित्ति एकदम क्या थी, एब्सेंट थी, यानी कि किसी भी जीव में यहां पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही थी। तो यहां पर क्या हो गया, कोशिका भित्ति एब्सेंट। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कैसे वर्गीकरण हुआ। पहले एक कोशिका जीव को एक साथ रख दिया, बहुकोशिका जीव को एक साथ रख दिया, फिर देखा इनकी, चलो अब कोशिका भित्ति देखते हैं। पहले तक तो ये दोनों एक साथ आ रहे थे, एक कोशिका जीव में आ रहे थे, मोनिरा और प्रोटिस्टा। लेकिन जब इनकी बाह्य संरचना देखी कि इनकी कोशिका भित्ति कैसी है, तो यहाँ पर देखा गया कि मोनिरा में तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति है ही नहीं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात करते तो यहाँ पर कुछ जीवों में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बहुकोशिकीय जीव था, इनमें वर्गीकरण करने के लिए फिर इनकी कोशिका भित्ति को देखा गया। तो कोशिका भित्ति में पता चला कि फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी है, प्लांटी की जो कोशिका भित्ति है वो पूरी की पूरी सेलुलोज की बनी है। जितने भी प्लांटी जगत में आएंगे सबकी जो कोशिका भित्ति होगी वो सेलुलोज की बनी है। क्लियर। और फिर जब यहाँ पर देखा गया कि एनीमिलिया, इसमें तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जा रही है, तो यहाँ पर फिर से वर्गीकरण हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। फिर आगे चलते, ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं इनमें किसकी, कोशिका की बात करते हैं। अच्छा, केंद्रक की बात कर लेते हैं। चलो पहले अब केंद्रक के आधार पर देखेंगे कि केंद्रक के आधार में कैसे ये जीव एक दूसरे से एकदम भिन्न थे। तीसरा पॉइंट आ जाएगा केंद्रक। केंद्रक, ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक की बात करेंगे तो यहां पर हमने देखा कुछ ऐसे जीव थे जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा रही थी। ठीक है, और अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जा रही है तो उनमें पुरानी किस्म का केंद्रक पाया जाएगा, या तो एब्सेंट होगा या तो बहुत पुराने टाइम का केंद्रक पाया जा रहा होगा। ठीक है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो इनमें क्या होगा, नए प्रकार का केंद्रक पाया जाएगा और साथ ही साथ में इसमें कोशिका अंग भी पाए जाएंगे। क्लियर। तो फिर देखा गया कि जो मोनेरा जगत था, ठीक है, यानी कि जो मोनेरा था वो कैसा था, प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक था। अब प्रोकैरियोटिक मतलब कि इसमें क्या होगा, जो केंद्रक होगा वो एब्सेंट था, अनुपस्थित। तो यहां पर एब्सेंट लिख देती हूं। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा किसमें, फिर वापस आ जाएंगे हम किसमें, मोनेरा की बात, फिर प्रोटिस्टा में देखेंगे, फंजाई में देखेंगे, प्लांटी में देखेंगे और एनीमिलिया में देखेंगे। तो इन सब में जब हमने देखा किस किस में, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद फिर प्लांटी, प्लांटी के बाद एनीमिलिया। ये चारों की चारों कैसी थी, यूकैरियोटिक थी। पहले तो क्या थी, यूकैरियोटिक थे, और इसका मतलब इसमें क्या होंगे, केंद्रक भी पाए जाएंगे और सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिका अंग भी पाए जाते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहां पर केंद्रक क्या था, प्रेजेंट था। इतनी बात किस किस को क्लियर हुई, जल्दी बता दो। लिंक को शेयर करते रहिए और साथ ही साथ में हमारा जो आज का लाइक है उसे भी बरकरार रखिए। 100+ लाइक होने जरूरी है। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बताइए, इतनी बात किस किस को क्लियर हो गई कि आपने 3 तरीके से इस प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया। जीवों को देख रहे हो कि इनकी संरचनाएं अलग अलग है, कोशिकाओं को देख के अलग लगा, फिर हमने देखा केंद्रक भी इनमें अलग अलग पाए जा रहे हैं। क्लियर सबको। अब इसके बाद आता है पोषण के आधार पर। अब वापस चलेंगे हम, चौथा पॉइंट जो होगा पोषण देखते हैं कि पोषण किस प्रकार से इनको अलग करता है। पोषण, ठीक है, पोषण की बात आ जाती है तो पोषण की बात में हम देखेंगे जो मोनेरा होगा, ये कैसे जीव होंगे, स्वपोषी जीव होते हैं।
ठीक है, और कुछ परपोषी भी होते हैं। अगर हम स्वपोषी की बात करेंगे तो मोनेरा अलग तरीके से स्वपोषण की क्रिया कर रहा है। देखिए, मोस्टली तो स्वपोषी क्या होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, स्वयं भोजन का निर्माण कर रहे हैं। तो मोनेरा में हमने देखा कि ये भोजन का निर्माण एक तो प्रकाश की उपस्थिति में कर रहा है, ठीक है। मोनेरा में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना, अब बैक्टीरिया क्या होंगे, कुछ प्रकाश की उपस्थिति में होंगे, तो वो प्रकाश की उपस्थिति में खुद का भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होंगे, वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना रहे हैं, ठीक है। और कुछ कैसे होंगे जो प्रकाश की अनुपस्थिति में भी भोजन बना रहे। तो आपका क्वेश्चन होगा, मैम कैसे बना रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि कहाँ होंगे, बहुत ज्यादा पहाड़ियों के नीचे, जहां पर धूप भी नहीं पहुंच रही है, प्रकाश भी नहीं पहुंच रहा है। वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया अपने आसपास में जो रसायन होता है, जो केमिकल होते हैं, उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हम इनको क्या बोलते हैं कि रसायन के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी अपने चारों ओर के वातावरण से जो उनमें केमिकल प्रेजेंट होंगे उनको तोड़ करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर इतनी बात, बताइए। हाँ बिल्कुल प्रिंस, कल आपको ध्यान रखना है, क्लास 12 का 1 शॉट वीडियो होने वाला है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो आपको क्लास में जरूर आना है, क्योंकि वो आपका जो 5 को रात 8 बजे मेंटिक्यूज होने वाला है, उसमें क्वेश्चन आने वाले उस चैप्टर के, इसलिए आपको कल रेडी रहना है, ठीक है। जो क्लास आपकी चलेगी वो 1 बजे चलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, वो 1 शॉट में हमें कल चैप्टर खत्म करना है। क्लियर? बताइए, समझ में आ गई आप सभी को ये बातें। अब इसके बाद इसमें क्या देखा हमने, क्या देखेंगे, मोनेरा के बाद हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा में हमने देखा ये स्वपोषी और प्रपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा की बात करी तो ये स्वपोषी भी होते और परपोषी भी होते हैं, यानी खुद भी अपना भोजन बनाते हैं और दूसरे जीवों से भी अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक। फिर इसके बाद कौन आएगा, प्रोटिस्टा के बाद फिर फंजाई आई। तो फंजाई देखेंगे, ये तो स्वपोषी होते ही नहीं है, ये सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ दूसरों से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इतनी बात क्लियर, याद रखोगे, फंजाई परपोषी होगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत में जितने भी पेड़ पौधे होंगे ये सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। तो यानी कि ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। क्लियर। उसके बाद जो एनिमिलिया होगा, तो एनिमिलिया तो हमेशा ही क्या होगा, डिपेंड रहता है अन्य जीवों में। तो ये कैसे जीव होंगे, परपोषी होंगे, मृतोपजीवी होंगे, ये सभी क्या होंगे, परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होंगे, इनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। क्लियर इतनी बात सबको, बताइए। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं क्लास के बाद। क्लियर, बताओ क्लियर हो गया ना सबको। इस तरीके से वर्गीकरण किया गया, पहले कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति, फिर केंद्रक, फिर पोषण, हर किसी का पोषण आपको अलग अलग दिख रहा है। क्लियर। इसके बाद आता है जनन के आधार पर। फिर हमने देखा जनन के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया। तो 5वां पॉइंट आता है जनन, यानी रिप्रोडक्शन के आधार पर। तो इसमें देखेंगे, जब मोनेरा की बात करें तो इसमें कैसा पाया जाएगा, जनन सयुग्मन हो जाता है, सयुग्मन हो जाता है, ठीक है। सयुग्मन यानी कि इसके दोनों युग्मक क्या होते हैं, समान आकृति के होते हैं। इतनी बात क्लियर। और वो आपस में मिल करके, आप बैक्टीरिया को देखोगे तो इनमें जनन किस प्रकार से होगा, दोनों सेल्स इस प्रकार से मिलती है और उसके पश्चात अपना आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान करती है। क्लियर। तो इस तरीके से वो एक नई सेल्स का निर्माण करेगी, तो ये सयुग्मन कहलाएगा। उसके बाद हमने मोनेरा देखा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा देखा, तो ये भी क्या करते हैं, सयुग्मन करते हैं, ठीक है। फिर फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई में निषेचन की क्रिया होती है। अच्छी तरीके से क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, उसके पश्चात युग्मकों का संलयन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निषेचन, ठीक है। तो फंजाई में क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। उसके बाद प्लांटी की बात करते हैं तो प्लांटी में भी क्या पाया जाएगा, निषेचन की क्रिया होगी, युग्मक बनेंगे और उनसे आगे चल करके युग्मनज का निर्माण होगा। और एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी।
क्लियर इतनी बात? तो इस तरीके से ये पूरा वर्गीकरण का आधार बना, 5 जगत वर्गीकरण का इस प्रकार से आधार पड़ा। आप देख सकते हो कि हर एक जीव, चाहे आपने मोनेरा जगत के अंदर जो जीव रखे हैं उसके गुण कुछ अलग दिख रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में देखा उसके गुण अलग है, हर कोई जीव एक दूसरे से बहुत अलग अलग है। तो इसलिए ये 5 जगत प्रणाली एक सफल प्रणाली कही गई थी। आगे चलकर आप देखते हो कि 6 जगत प्रणाली भी आई थी, उसमें क्या किया गया था वो है नहीं, लेकिन 5 जगत को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर 6 जगत प्रणाली की बात करेंगे तो उसमें आपको याद रखना है जो मोनेरा जगत है इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर 2 बैक्टीरिया अलग अलग बन गए। क्लियर? बताइए क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर आपको समझना है। तो अब आगे चलते हैं, ये चार्ट आपको यही बता रहा है, ठीक है? चार्ट में क्या बता रहा है? कोशिका का प्रकार देख रहे हैं, यहाँ पर मोनेरा है, उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मैंने आपको बता दिया है। प्रोटिस्टा कैसे है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तीनों के तीनों कैसे है? चारों के चारों यूकैरियोटिक है। क्लियर? ठीक है। अब अगर ये कोशिका भित्ति की बात करेंगे तो हमने बताया कि मोनेरा में कैसी सेलुलोज रहित, सेलुलोज नहीं पाया जाएगा, ठीक है? इसकी कोशिका भित्ति बहुशर्करा, यानी कि हम बोल सकते हैं अमीनो अम्ल की, सॉरी, ठीक है, अमीनो अम्ल की बनी हो, ठीक है? इसके बाद अगर बात करेंगे प्रोटिस्टा की तो इसमें कुछ जीवों में ही सेलुलोज की पाई जाएगी कोशिका भित्ति। फिर आते हम फंजाई की बात करेंगे तो यहाँ पर सेलुलोज की नहीं पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फंजाई जगत के अंतर्गत आएंगे उन सभी में काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे चल करके फिर प्लांटी में आए तो यहाँ पर पूर्ण रूप से जितने भी प्लांटी जगत के अंतर्गत आएंगे उन सभी में कैसी कोशिका भित्ति पाई जाएगी? सेलुलोज की पाई जाएगी। ये भी क्लियर हो गया। फिर एनिमिलिया में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, तो यहाँ पर सीधा अनुपस्थित हो गया। क्लियर? फिर आएंगे केंद्रक झिल्ली की बात। अब केंद्रक झिल्ली की बात, यानी कि अगर किसी में केंद्रक पाया जाएगा, इसके बाहर ही तो केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? केंद्रक अनुपस्थित होगा। बाकी सब में केंद्रक पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित। क्लियर? फिर कोशिकीय संरचना के आधार पर जब आप एक एक करके पढ़ोगे तो वहां पर आपने ये देखना है, क्या देखना है? संरचना। सबसे पहले आप देखोगे मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव आ रहे हैं, ठीक है, सारे ही एक कोशिकीय जीव में आ रहे हैं, तो इनकी संरचना कैसी है? कोशिकीय संरचना है। क्लियर? इनमें किसी भी प्रकार का आपको अंग तंत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऊतकों का संगठन देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोशिका मिलेगी। क्लियर? एक कोशिका मिलेगी। फिर वापस प्रोटिस्टा में आए तो इनका शरीर भी कैसा है? एक कोशिका से मिलकर बना है, सिर्फ एक कोशिका, सॉरी मिलकर भी क्यों बोलेंगे हम, सिर्फ एक कोशिका से बना है, तो इसमें भी क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिका मिलेगी। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो फंजाई में आप देखोगे कि यहाँ पर कोशिकाएं आपस में मिल करके ऊतक का निर्माण कर रही है, ठीक है? तो निम्न स्तर का यहाँ पर आपको ऊतक देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? उसके बाद प्लांटी जगत में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखोगे कि यहाँ पर आपस में जो ऊतक है वो मिल करके एक अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? अंग कैसे हो जाएंगे? पेड़ पौधों को आपने देखा है, उनकी जड़ें होती है, उनका तना है, पत्ती है, अलग अलग अंग का निर्माण हो गया है, ठीक? और उसके बाद एनिमिलिया में तो आप हमको ही खुद देख रहे हो, हम मनुष्य एनिमिलिया में आते हैं तो हमारे यहाँ पर ऊतक मिलकर के अंग तंत्र के निर्माण करेंगे और उसके पश्चात एक पूरी बॉडी खड़ी हो गई। तो हमारे अंदर क्या आपने देखा, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, सारे सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ हमारा शरीर जो बना है वो अंग तंत्र से मिलकर बना है। क्लियर इतनी बात? ठीक, अब आगे चलते फिर यहाँ पर पोषण की विधि की बात करते हैं। पोषण की विधि में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्वपोषी जीव की बात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या होगा, ये रसायन के द्वारा और प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेंगे। फिर यहाँ पर भी प्रोटिस्टा में भी यही क्रिया चलेगी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रजनन की बात भी मैंने आपको बता दी है, आपको सिर्फ इसको एक बार देखना है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिकीय संरचना ये बता दी है, कोशिकीय भित्ति और पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या विकास से संबंध की सामाहिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? ठीक है, ये बातें मैंने आपको बता दी है, 5 जगत प्रणाली, इसको आप एक बार देख लेंगे, वही बातें हैं, बस रिपीट है। बताइए, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब बात कर लेते
हमारे जो 5 जून को रात 8 बजे मेंटी क्विज होने वाला है उसके बारे में। आप सभी को क्या करना है, आप 11th क्लास के बच्चे हो तो अपने भाई बहन से शेयर करो, 12th क्लास के बच्चों से शेयर करो। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर एक फोन लेने का। तो यहाँ पर साइंस दीवाने बनोगे आप जीत करके, और उसके बाद आपको प्राइज के रूप में एक फोन मिलने वाला है हमारा Redmi 9A का। तो तैयार हो जाइए इसके लिए। तो यहाँ पर दिनांक आपको याद रखनी है, डेट है 5 जून और टाइम है आपका 8 बजे। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, सबसे शेयर करते रहो, जितना शेयर हो सके उतना करना है। क्लियर? हाँ, और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि 1-2 लाइक रह चुके हैं, 100 कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, बोर्ड पे चीची खड़ी हो रही थी आज, वो आपको देख रही है कि आप पढ़ कितना रहे हो। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हो, आपको ये मैं बता देती हूँ कि आपको हमारे क्लास के PDF नोट्स मिलते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि है साइंस दीवाने विद्याकुल नेम से। तो यहाँ पर आपको क्लास की जितनी भी सूचनाएं होंगी किसी से भी रिलेटेड, वो यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन अभी आपको दे रही हूं मैं, कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर के आपने वहां पर अपना आंसर देना है। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी है? जल्दी से कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए और वहां पर अपना आंसर दीजिए फास्ट। मैं यहां से देख रही हूं कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को दीजिए। चलिए फिर 100 लाइक हमारे हो चुके हैं, लेकिन आपको संख्या को बढ़ाना है। अधिक से अधिक अपने क्लासमेट को शेयर करिए ताकि सारे हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और फिर हम आगे चल करके अच्छे से पढ़े। हाँ प्रिंस खुशवा, चलो मोस्टली बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने यहां भी आंसर दे दिए हैं, गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।